रूही परेशान होकर अमर की तरफ देखते हुए बोली, अचानक से तुम्हें शहर से बाहर क्यों जाना है और किस लिए? अमर रूही को शांत कराते हुए बोला, रूही, मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीर तो है ना तुम्हारे पास? रूही अमर की तरफ देखते हुए बोली, वीर है मेरे पास, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो ये मुझे पता तो होना चाहिए ना। वैसे भी हमारी जिंदगी में समर्थ कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए दिन रात सोचता रहता है, और फिर उसके साथ कौन है इसके बारे में भी हमें नहीं पता। और ऐसे में अगर तुम बिना बताए कहीं जाओगे तो मुझे तो टेंशन होगी ना। अमर रूही को देखकर बोला, मुझे किसी ने अपने काम के लिए नासिक बुलाया है और मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। और इतना बोलकर वो रूही की तरफ देखकर फिर से बोला, 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो रूही को घर छोड़कर उसे बाय बोलकर वो वहां से चला गया। रूही के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि अमर अचानक कहाँ चला गया है। अमर को महाराष्ट्र के बड़े बिजनेसमैन मिस्टर कौशिक खन्ना ने अपनी फैक्ट्री पर बुलाया था। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था और उन्हें लगभग हर इंसान जानता था। अमर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अमर को क्यों बुलाया है और एक मीटिंग करने के लिए किस लिए कहा है। खैर, अगली सुबह जब अमर उनके पास पहुंचा तो वो ऑफिस में बैठे अमर का ही इंतजार कर रहे थे। अमर को देखते ही वो खड़े होकर मुस्कुराकर बहुत ही अच्छे से उससे मिले। ये देखकर अमर को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जिस हालात में वो था उस शहर का कोई भी इंसान बात करने को तैयार नहीं था। तो फिर सब कुछ जानने के बाद भी मिस्टर कौशिक का ऐसे मिलना अमर को परेशान कर रहा था। तभी वो अमर को बैठने के लिए इशारा करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हें किसी ने फंसाया है। मैंने तुम्हारे बहुत किस्से सुने और तुम्हारी ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी दिखी नहीं और उन्होंने तुम्हारा सारा तजुर्बा और सारी मेहनत एक तरफ रखकर तुम्हें वहां से निकाल दिया। इसके बाद अमर उनकी बात पर कुछ बोलता इसके पहले ही वो फिर से बोले, तुम्हारे मन में ये सवाल होगा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया और मैं तुमसे ये सब क्यों बोल रहा हूँ। उनकी बात सुनकर अमर हैरानी से उन्हें देखने लगा। वो अमर को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक आदमी की जरूरत थी जो मेरा हिसाब किताब देख सके। तुमने बड़ी बखूबी से टैक्स डिपार्टमेंट को संभाल रखा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे टैक्स डिपार्टमेंट को तुम देखो और मेरी टेक्सटाइल के बिजनेस में हेल्प करो। लेकिन हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर कोई और आरोप भी लगे। लोग वैसे ही मुझ पर न जाने क्या क्या आरोप लगाया करते हैं कि मैं टेक्सटाइल की आड़ में किसी और चीज का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इन सब से फर्क पड़ेगा। अमर को मिस्टर कौशिक की बातें बिल्कुल सच लग रही थी और उसे सब कुछ समझ में भी आ रहा था। वो उनकी तरफ देखकर बड़ी हैरानी से बोला, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस टेक्सटाइल की बिजनेस के लिए आप मुझे क्यों रखना चाहते हैं? ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, और आप जैसे लोगों के पास अकाउंट डिपार्टमेंट देखने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, तो फिर मैं ही क्यों? मिस्टर कौशिक मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर अमर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा बिजनेस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है और मैं ये सब बाहर वालों को दिखाकर अपने दुश्मन नहीं पालना चाहता। लोग पैसे के लिए ना जाने कितनी जान ले लेते हैं और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत में कभी कोई खोट नहीं आ सकती। इसीलिए मैं तुम्हें अपने टैक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख एडवांस दे रहा हूँ ताकि तुम अभी फिलहाल अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर सको और अपने हालातों को सुधार सको। उनकी बात सुनकर अमर ने कोई सवाल नहीं पूछा और जो सवाल उनके मन में भी आ रहे थे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि इस वक्त वो खुद जानता था कि उसके लिए इन पैसों की कीमत क्या है, बच्चों का स्कूल कितना जरूरी है
और रूही के बिजनेस को एक बार फिर से खड़ा कैसे करना है। इसीलिए उसने ये प्रस्ताव मान लिया और मिस्टर कौशिक के पिछले महीने का सारा हिसाब किताब फाइनल करके एक दिन के भीतर उनके सामने रख दिया। अमर के काम से मिस्टर कौशिक बहुत ही खुश हुए और उसकी तारीफ करते हुए बोले, मैं अगली बार जब भी फोन करूंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा, लेकिन हाँ याद रहे इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। उनकी बात सुनकर अमर ने हाँ में सिर हिलाया और घर के लिए निकल गया। अमर बहुत खुश था। उसे पता था वो वापस जाकर रूही और बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकेगा। इसीलिए वो रात के वक्त ही ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए निकल गया। 2 घंटे बाद जब वो स्टेशन उतरा तो उसे एक बात समझ में आई कि स्टेशन से घर तक का रास्ता काफी सुनसान है और ऐसे में 5 लाख रुपए लेकर रोड पर अकेले चलना थोड़ा खतरे से भरा था। लेकिन अमर ने गहरी सांस ली और तेज कदमों से आगे चल पड़ा। अभी वो कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी 2 आदमी बाइक से आए और उसके सामने बाइक घुमाकर खड़े हो गए। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही थे जो उस दिन रूही को परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर अमर समझ गया कि ये जरूर कुछ न कुछ सोचकर और प्लान बनाकर आए हैं। वो दोनों अमर को देखकर उसके आसपास घूमते हुए बोले, उस दिन हमें नाले में गिराकर बहुत मर्द बन रहा था ना तू, आज देखते हैं तू हमें कहाँ गिराता है और कौन तुझे हमसे बचाने आता है। इतना बोलकर उन दोनों ने जैसे अमर की तरफ हाथ बढ़ाए तो अमर ने उन दोनों की हाथ पकड़कर उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिस पर वो दोनों और गुस्सा हो गए और उनमें से एक ने रोड पर पड़ा एक पत्थर जोर से अमर की तरफ फेंका। अमर ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा पाया और वो पत्थर अमर की आंख के पास लग गया, जिससे उसको चोट लग गई और 2 पल के लिए अमर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन अगले ही पल वो खड़ा हुआ और उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अमर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों भी कमजोर नहीं थे। वो अमर से अपना बदला निकाल रहे थे और तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई और वो दोनों भागते हुए अपनी बाइक पर बैठकर वहां से जाते हुए अमर को चिल्लाकर बोले, आज तो तुझे इस सायरन ने बचा लिया, लेकिन याद रखना अगली बार तुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल गए। लेकिन अमर इतनी चोट लगने के बाद भी इस बात को लेकर खुश था कि उसका पैसा अभी भी उसके पास है। कुछ देर बाद पैदल चलते चलते जब अमर घर पहुंचा तो रूही बच्चों को सुला रही थी। रूही की नजर जैसे ही दरवाजे पर खड़े अमर पर गई तो उसकी जान सूख गई। अमर के चेहरे से खून निकल रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। रूही भागकर अमर के पास आई और उसे देखकर घबरा कर रोने लगी और रोते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? कहाँ गए थे तुम? अमर रूही से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अंदर आकर बैठ गया। रूही बार बार अमर से सवाल किए जा रही थी कि उसे क्या हुआ है और रूही को देखकर अमर ने बोला, रास्ते में कुछ चोरों ने मुझे घेर लिया और उनसे लड़ाई करते वक्त मुझे भी चोट लग गई। रूही अमर की बात से परेशान हो गई और उसे देखकर बोली, लेकिन तुम गए कहाँ थे? अब तो तुम मुझे बता सकते हो ना? अमर रूही की तरफ देखकर बोला, मुझे काम मिल गया है अकाउंटेंट का, मैं उसी से बात करने गया था। जब अमर ने उसे ये बताया तो रूही के दिमाग से टेंशन कम हुई, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब समर्थ ने किया है। वो भागकर मेडिकल बॉक्स ले आई। उसने सबसे पहले अमर के घाव को साफ किया और फिर उस पर दवा लगाने लगी। रूही की आंखों के आंसू अमर को साफ बता रहे थे कि वो अमर की कितनी केयर करती है। अमर अपनी दोनों जेब से पैसों की गड्डी निकालकर रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, रूही, इन्हें तुमसे ज्यादा हिफाजत से कोई नहीं रख सकता। बच्चों की फीस और तुम्हारी बेकरी, इतने में तो हो ही जाएगा। अमर के हाथों में इतने पैसे देखकर रूही परेशान हो गई और उसे देखकर बोली, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अमर रूही को समझाते हुए बोला, मेरे बॉस ने मुझे एडवांस दिया है क्योंकि उन्हें पता था मेरे हालात क्या है।
अमर की बात सुनकर कुछ सोचते हुए रूही ने उसके हाथ से पैसे ले लिए और उन्हें छुपा कर रख दिया। आज 2 दिन बाद अमर और रूही फिर से एक साथ खाना खा रहे थे। उनके बीच कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ बयान कर रही थी। रूही को आज खाने का स्वाद आ रहा था और अमर को घर का एहसास हो रहा था। रात के वक्त रूही जब बर्तन धोकर अंदर आई तो अमर शीशे के सामने अपनी शर्ट उतारकर अपनी चेस्ट में हुए घाव को देख रहा था और उस पर दवा लगा रहा था। रूही ने जब वो देखा तो वो अमर के पास आई और उसे देखकर बोली, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं दवा लगा दूं? अमर ने रूही की बात पर कुछ नहीं कहा और दवा उसके हाथ में पकड़ा दी। रूही अपनी नजरें झुकाकर उसकी चेस्ट पर दवा लगाकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अमर उसके और करीब आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू सो मच रूही, मेरे ना होते हुए भी बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। अमर की बात सुनकर रूही वहां से जाते हुए बोली, प्लीज आज के बाद ऐसी बात मत करना, वो मेरे भी बच्चे हैं। और इतना बोलकर रूही अवनी के साथ जाकर लेट गई। अगली सुबह जब बच्चे नींद से जागे तो उन्होंने अमर की चोट को देखा और वो परेशान हो गए। आरव और अवनी भागते हुए रूही के पास आए और सोते हुए अमर को देखकर उससे बोले, मामी क्या हुआ है पापा को? उन्हें चोट कैसे लगी? बच्चों की बात सुनकर रूही घुटनों पर बैठ गई और बच्चों की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोली, मैं तुम्हारी मामी नहीं, तुम्हारी माँ हूं, इसीलिए आज से तुम दोनों मुझे माँ बुलाओगे और पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब रूही ने बच्चों से ऐसे कहा तो उसकी बात सुनकर बच्चे बड़ी हैरानी से देखते हुए उसके गले लग गए। बच्चों के गले लगते ही रूही को एहसास हुआ जैसे आज सच में बच्चों ने उसे अपना लिया था। क्या सचमुच मिस्टर कौशिक अमर को अच्छा इंसान समझकर अपने साथ लाए थे, या फिर इन सब के पीछे उनकी कोई अलग ही चाल थी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ अगली सुबह रूही पैसे लेकर बच्चों के साथ उनके स्कूल निकल गई और उनके सेमेस्टर की पूरी फीस जमा करने के बाद स्कूल से निकल रही रूही ने राहत की सांस ली और वो खुद से बोली, अब लगता है धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और मेरी एक नई दुनिया बसेगी। जैसे ही उसने इतना कहा तो अगले ही पल उसे अपनी बेकरी की याद आ गई और एक बार वो फिर से मायूस हो गई क्योंकि उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था। किसी नई दुकान में वापस जाकर अपनी बेकरी खोलना और नए सिरे से सभी चीजों को अरेंज करना ये रूही के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे ये किसी भी हालत में करना ही था। तभी रूही के सामने एक कैब आकर रुकी। रूही ने देखा तो उसमें अमर बैठा था। अमर को अचानक से अपने सामने देखकर रूही कुछ समझ नहीं पाई। तभी अमर उसे मुस्कुराते हुए बोला, अंदर आओ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अमर की बात सुनकर रूही अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस लाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, सरप्राइज? और इतना बोलकर वो कैब में बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अमर ने उसके लिए क्या प्लान किया है और क्यों। आज पहली बार अमर ने इतना खुश होकर रूही से बात की थी और ये अमर का कोई दूसरा ही रूप रूही के सामने आया था। थोड़ी देर में वो कैब एक सजी हुई बेकरी के सामने आकर रुकी जिसमें रेड कलर का रिबन लगा हुआ था। कैब से उतरते हुए रूही उस बेकरी को हैरानी से देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अमर उसे यहाँ क्यों लाया है। तभी उसे सामने वीर खड़ा दिखा। अमर छोटी सी कैंची रूही के हाथों में देते हुए बोला, तुम्हारी नई बेकरी, यही है तुम्हारा एक छोटा सा सरप्राइज। अमर की बात सुनकर रूही अचंभे में पड़ गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक नई बेकरी और वो भी इतनी जल्दी, ये सब कुछ रूही के लिए बड़ी बात थी। रूही ने रिबन काटा और वीर और अमर के साथ बेकरी के अंदर गई। तभी अमर
रूही को देखकर बोला, अब यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, तुम अपना काम आराम से कर सकती हो। रूही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अमर से क्या बोले। वो आज इतनी ज्यादा खुश थी कि वो हड़बड़ाहट पे सब काम उल्टा पुल्टा कर रही थी। कुछ देर बाद वीर वहां से चला गया और जो केक उन सब ने काटा था, रूही वो केक अमर को खिलाने के लिए जैसे उसकी तरफ बढ़ी और रूही अमर को केक खिलाने ही वाली थी कि तभी उसका फोन आ गया और अमर मुंह घुमाकर वहां से चला गया। ये रूही को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और रूही हाथ में केक लिए अमर को जाता हुआ देख रही थी। वो कान में फोन लगाकर किसी से बात करता हुआ जा रहा था। इन सब में सबसे अजीब जो रूही को लगा था वो ये था कि उसने अमर के फोन पर किसी लड़की की आवाज सुन ली थी और उसे ये बात परेशान कर गई कि ऐसी कौन लड़की है अमर की जिंदगी में जिसके लिए वो हर वक्त रूही को इग्नोर कर देता है। हालांकि रूही को अभी तक उसने सिर्फ एक नाम के रिश्ते में ही रखा था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कुछ न कुछ कश्मकश तो चलती ही रहती थी और ऐसे में अमर का किसी से बात करना रूही को थोड़ा अखर रहा था। उधर अमर को सना का कॉल आया था। फोन उठाते ही सना, जो कि असल में नंदिता थी, अमर से बोली, मुझे तो नहीं याद कि शायद तुमने मुझे कभी कोई सरप्राइज दिया हो, लेकिन उस रूही के लिए जो कि ना ही तुम्हारी असली पत्नी है और ना ही तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है, उसके लिए तुमने अपने इतने बुरे वक्त में भी सरप्राइज प्लान किया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। नंदिता की बात सुनकर अमर गुस्से से बोला, हाँ सना, मैंने रूही के लिए वो सब किया क्योंकि वो इससे कई गुना ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें पता है कल रात आरव कितना बीमार था? मैंने एक आखिरी उम्मीद से तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम्हें मेरी उस वक्त जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो सिर्फ तब बात करनी होती है जब तुम मुझे कोई ताना मारना चाहती हो या फिर तुम अपनी बात मनवाना चाहती हो। अरे सना, अब तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ। जब तुम अपने बच्चों की नहीं हो सकती जो कि तुम्हारा खून है और तुम्हारा हिस्सा है, तो फिर तुम मेरे लिए क्या ही करोगी। इसीलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं रूही और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो। और हाँ, अपने भाई को भी समझा देना कि मेरे परिवार से दूर रहे, वरना मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। इतना बोलकर अमर ने गुस्से में फोन काट दिया और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। अमर के लिए उसके रिश्ते और उसकी जिंदगी के रास्ते तय हो चुके थे। वो अब वापस सना के पास कभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि सना ने उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया था और न ही उसके और सना के बीच कोई मजबूत रिश्ता था। फोन कटते ही नंदिता गुस्से से समर्थ को देखकर बोली, सारे प्लान पर पानी फिर गया। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अमर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बहन से। ब्लॉक कर दिया उसने मेरे नंबर को। नंदिता की बात सुनकर समर्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुछ सोचते हुए बोला, ये प्लान काम नहीं किया तो क्या, मेरे पास अभी एक और बाजी बाकी है। और इतना बोलते हुए समर्थ ने अपना फोन निकाला। नंदिता उसके पास आते हुए उसे देखकर हैरानी से बोली, किसे फोन करने जा रहे हो तुम? देखो, समर्थ हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता है और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से किसी तीसरे को अगर मेरे बारे में पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समर्थ नंदिता को चुप कराते हुए बोला, इस बार आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और बस बैठकर सब तमाशा देखिए। अब मैं भी देखता हूँ कि कब तक अमर और रूही एक रस्सी पर पैर रखकर चलते हैं। इतना बोलकर उसने किसी को फोन लगा दिया और फोन उठाते ही वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, कनिका, अब वक्त आ गया है जब तुम मेरी लड़ाई में मेरा साथ दो। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और उसकी बात सुनकर नंदिता मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और समर्थ के चेहरे पर भी एक जालसाजी वाली मुस्कान थी। अमर फोन पर बात करते हुए घर की तरफ निकल गया और रूही को ये बात बहुत खराब लगी थी। वो उदास मन से जब बेकरी बंद करके घर वापस आई तो उसने देखा कि अमर अपने हाथों से खाना बना रहा है और बच्चे उसकी हेल्प कर रहे हैं। बच्चों के छोटे छोटे हाथ किसी भी सामान को पकड़ पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे हर काम कर रहे थे।
ये देखकर रूही मुस्कुरा दी, क्योंकि जितनी क्यूटनेस बच्चों में थी उससे कहीं ज्यादा क्यूट तो अमर लग रहा था। उसने कभी घर का काम नहीं किया था और शायद पहली बार वो खाना बना रहा था। इसीलिए अमर को सब गलत करता देख रूही खुद को रोक नहीं पाई और उसे हंसी आ गई। अमर जिसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था, रूही को हंसते देखकर उसकी तरफ मुड़ गया और धीरे से उससे बोला, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? रूही हंसते हुए उसको देखकर बोली, अपना चेहरा देखो। अमर तुरंत शीशे के सामने गया और उसने जब अपना चेहरा देखा तो वो भी खुद को देखकर मुस्कुरा दिया और वो बाहर आकर रूही से बोला, आज मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, तुम फ्रेश हो लो, फिर मैं खाना लगाता हूँ। रूही को इतना स्पेशल कभी किसी ने फील नहीं कराया था। अब रूही बेकरी में हुई हर बात भूल चुकी थी और अमर भी अब अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो अपना अतीत भूलकर अपने कल को देख रहा था और रूही से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। फ्रेश होकर रूही रूम में आई तो उसने देखा बच्चे सो चुके थे और अमर खाना लगाकर उसका इंतजार कर रहा था। रूही अभी खाना खा रही थी, तभी उसकी नजर गई कि आज बच्चे एक ही बिस्तर पर लेट गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, उसे अमर के साथ उसके बिस्तर पर लेटना था। खाना खाने के बाद अमर अपने बिस्तर पर लेट गया और रूही गेट के पास खड़े होकर कुछ सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अमर का ध्यान जब रूही पर गया तो उसे सारा माजरा समझ आया और वो रूही को देखकर बोला, तुम चाहो तो मेरे बगल में लेट सकती हो, मैं रात को पैर नहीं मारता। और इतना बोलकर अमर ने बीच में एक तकिया रख दिया। रूही को बेकरी कल फिर से खोलनी थी और वो अपने बिजनेस में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। इसीलिए वो धीरे से अमर के बगल में आकर लेट गई। लेकिन आज ये एहसास बहुत ही अलग था। वो खुद को चादर में समेटे हुए एक कोने में लेटी हुई थी। उन दोनों के चेहरे जरूर अलग अलग दिशा में थे, लेकिन आंखें खुली हुई थी और दिल धड़क रहे थे। कुछ देर बाद रूही सो गई और सोने के बाद उसे होश नहीं रहा कि वो उसके हाथ पैर कहाँ हैं। उसने करवट ली और उसका हाथ अमर की छाती पर जा गिरा। अमर ने आंखें खोली तो उसने देखा रूही का हाथ उसकी छाती पर था, जिसे देखकर अमर पहले तो मुस्कुराया, फिर रूही को देखने लगा। रूही को देखते हुए वो मन ही मन बोला, सच कहा है किसी ने, हर बुरे वक्त में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। और आज ये बुरा वक्त मुझे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर ले आया है। अगले दिन अमर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और रूही बेकरी के लिए जाती है। वो जब बेकरी पहुंचती है तो उसे याद आता है कि वो बेकरी का कुछ सामान घर पर ही भूल आई है, जो उसने पिछले दिन लिया था। इसलिए वो वापस घर की तरफ जाती है। जब वो घर पहुंचती है और जैसे ही कमरे की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला है, जिसे देखकर रूही को लगता है कि शायद अमर वापस आ गया होगा। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल होती है तो उसे 3 नकाबपोश लोग अपने सामने दिखते हैं, जो रूही को ऐसे देख रहे थे जैसे अगले ही पल वो उसे जान से मार देंगे। रूही अपने कदम धीरे धीरे पीछे रख रही थी और वो चिल्लाने की कोशिश करती, इससे पहले ही उनमें से एक ने जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और दूसरा सामने चाकू दिखाकर उससे बोला, बताओ मुझे, तुम्हारा पति 2 दिन पहले कहाँ गया था और कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? रूही उन तीनों को देखकर बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उनमें से एक ने रूही के पास आते हुए बोला, हम तुम्हारा मुंह खोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम चिल्लाई और तुमने कोई भी हरकत ऐसी की जिससे हमें नुकसान हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इतना कहते हुए उसने उस दूसरे आदमी से रूही का मुंह खोलने के लिए कहा। मुंह खोलते ही रूही उन तीनों के सामने अनजान बनते हुए बोली, मेरे पति अपने एक दोस्त से मिलने गए थे, उन्होंने ही हमारे बच्चों की फीस का इंतजाम किया है और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा हुआ आदमी उस पर गुस्सा करते हुए बोला, ए लड़की,
तुमने हम लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? हम बिना किसी पुख्ता जानकारी के कुछ भी नहीं करते। देख, हमें सच सच बता दे कि तुम्हारे पास वो पैसा कहां से आया और बचा हुआ पैसा कहां है। उनकी बात सुनकर रूही सब समझ गई थी कि ये समर्थ के आदमी है, या फिर तो उस इंसान के जो समर्थ के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जो वो पूछ रहे थे वो सब जानकारी किसी और के काम की नहीं थी। रूही उनसे कुछ बोलती इसके पहले ही सामने खड़ा नकाबपोश चाकू लेकर रूही के पास आने लगा और तभी कमरे का गेट खुला। रूही ने पलटकर देखा तो सामने अमर खड़ा था। कौन थे ये लोग और क्यों आए थे रूही के पास? क्या इन्हें नंदिता ने भेजा था या फिर ये किसी और की चाल थी? और कौन थी कनिका जिसे समर्थ ने फोन किया था? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। अमर सामने खड़ा नकाबपोशों को घूर रहा था। वो गुस्से से कमरे के अंदर आया और उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो नकाबपोश भी कम नहीं पड़े और उन्होंने भी बराबर वार किया। लेकिन तभी वीर और उसका दोस्त भी ऊपर आ गया और वो नकाबपोश पकड़े गए। वीर के दोस्त ने पुलिस बुलाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वो उस इलाके के हिस्ट्री शीटर गुंडे थे और वो ठगी और उठाईगिरी का काम करते थे। वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। पुलिस उन गुंडों को लेकर वहां से चली गई, लेकिन अमर के हाथ में चाकू लग गया था। तभी बच्चे भी स्कूल से वहां आ गए और ये सब देखकर वो एकदम से घबरा गए और रोने लगे। रूही और अमर ने उन्हें गले लगाया और रूही बच्चों को देखकर बोली, ब्रेव बच्चे रोते नहीं है, डट कर सामना करते हैं बुरे लोगों का और उन्हें जवाब देते हैं। रूही की बात बच्चे समझ गए और वो जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गए, लेकिन वो अभी भी डरे हुए थे। अपने हाथ की ड्रेसिंग कराने के बाद अमर उन दोनों के पास जाकर बैठा और उन्हें समझाते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, स्कूल से कभी बाहर अकेले मत निकलना। कुछ गंदे अंकल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए तुम लोग सिर्फ उनके साथ आना जाना जिन्हें तुम जानते हो। अमर की बात सुनकर बच्चे हाँ में सिर हिलाने लगे और अमर ने उन दोनों को हक कर लिया। अमर समर्थ को अब जान चुका था कि वो अब किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए वो बच्चों को समझा रहा था। रूही अमर के पास आई और उसे देखकर बोली, ये सब जरूर समर्थ ने किया है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। रूही की बात सुनकर अमर उसे देखते हुए बोला, तुम सच बोल रही हो? अगली बार मुझे कहीं भी जाने से पहले कई बार सोचना होगा। इतना बोलकर अमर चुप हो गया। अगले दिन सुबह रूही जब चाय लेकर वीर के कमरे की तरफ गई तो वहां वीर नहीं था। ये देखकर वो वापस अपने कमरे में आ गई और वो वीर का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि वीर अभी थोड़ी देर में ही रूम पर आ जाएगा। लेकिन जब 2 घंटे हो गए तो रूही को वीर की चिंता होने लगी और जैसे ही अमर बच्चों को स्कूल से छोड़कर घर आया तो रूही घबराते हुए उससे बोली, सुबह से वीर घर पर नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो गया कहाँ। अमर वीर को देखने उसके कमरे में गया, फिर वो रूही को देखकर बोला, अगर वो काफी देर से गायब है तो हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे हो सकता है वीर की मुसीबत उतनी बढ़ती जाए। इतना बोलकर वो रूही के साथ रूम से निकल गया और दोनों वीर को ढूंढने लगे। सबसे पहले वो दोनों वहां गए जहां वीर का दोस्त काम करता था, लेकिन वहां भी वीर का कुछ भी पता नहीं चला। सब जगह ढूंढने के बाद जब रूही अमर के पास आकर बिल्कुल मायूस हो गई तो अमर उसे देखकर बोला, रूही अब हमें पुलिस का सहारा लेना होगा और वीर के लिए हमें कंप्लेंट करनी होगी। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। अमर की बात सुनकर रूही मिसिंग कंप्लेंट के लिए मान गई और जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ चले तो एक कैफे के सामने रूही रुक गई। अमर उसे देखकर उसे पूछने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने कैफे में बैठे वीर पर गई, जिसे रूही देख रही थी। रूही और अमर दोनों ही कैफे के अंदर पहुंच गए। रूही वीर को देखकर उससे कोई सवाल करती इसके पहले ही उसने देखा कि वीर के बगल में उसकी बहुत पुरानी दोस्त कनिका बैठी हुई है, जिसे देखकर रूही शॉक्ड हो गई और कनिका मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके गले लग गई। रूही कनिका को देखकर हैरान होते हुए बोली, कनिका तुम कहाँ थी?
और इतने दिनों तक तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कनिका बड़ा मुंह बनाते हुए बोली। तुम तो जानती हो रूही, मेरे पापा ने सारा बिजनेस मेरे हवाले कर रखा है। अब मैं तुम्हारी तरह फ्री तो नहीं हूँ, इसीलिए बस आज जब मुझे वीर दिखा तो मैं उससे बात करने लगी। वैसे हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। रूही कनिका की बात पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अमर को उसकी बात पसंद नहीं आई। अमर उससे कुछ बोलता इसके पहले ही रूही अमर को देखकर बोली, अमर, ये कनिका है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। एक बार इसने मुझे मरते मरते बचाया था और तब से हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। कनिका ने अमर से तुरंत हाथ मिलाया और हंसते हुए बोली, आपके जैसे इंसान को तो बॉलीवुड में होना चाहिए। आप कहाँ गवर्नमेंट जॉब में फंसे हुए थे? अमर उसकी बात पर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन तभी कनिका रूही की तरफ देखकर बोली, रूही, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गरीबी में अपनी जिंदगी काट रही हो। अभी वीर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, इसीलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाह रही थी कि मेरे घर में मेड्स को देखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर की सीनियर मेड बनकर रह सकती हो और घर की बात घर में ही रहेगी। जैसे ही कनिका ने इतना कहा तो अमर को गुस्सा आ गया। वो कनिका को देखकर बोला, मुझे नहीं पता आप रूही की कितनी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दोस्त कभी अपने खास दोस्त को अपने घर पर मेड बनाकर रखने की बात कहे। अमर की बात सुनकर कनिका मुस्कुराते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, शायद आप रूही को अच्छे से जानते नहीं। वो मुझसे ऐसे मदद नहीं लेगी, इसीलिए मैंने उसे ये जॉब ऑफर की। उन लोगों की बातें आगे बढ़ती इसके पहले ही रूही ने उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं कनिका, मैंने अभी अपनी बेकरी खोली है। शायद वीर तुम्हें बताना भूल गया होगा, लेकिन अब हमारी जिंदगी पटरी पर आ रही है और अगर किसी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। रूही की बात सुनकर कनिका उस पर तंज कसते हुए मुस्कुरा कर बोली, वैसे भी तुम्हारे पास है ही कौन बताने के लिए। कनिका की बात सुनकर रूही ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। कनिका हमेशा से ही रूही को अपने पैसे का रौब दिखाती थी और उसे रूही का खूबसूरत होना बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉलेज में भी उसे समर्थ से पहले प्यार हुआ था, लेकिन समर्थ ने उसे पसंद नहीं किया और उसने रूही के साथ शादी कर ली। ये बात कनिका गांठ बांध कर बैठी थी, जिसका फायदा उठाते हुए समर्थ ने उसे अपने खेल में शामिल किया था। उन सब से बात करने के बाद कनिका वहां से जाते हुए रूही की तरफ देखकर बोली, रूही, अब मैं कुछ दिनों के लिए इसी शहर में हूँ, अगर तुम चाहो तो कभी भी मुझसे मिल सकती हो। और इतना कहकर उसने रूही के हाथ में अपना नंबर थमा दिया और वो वहां से चली गई। अमर रूही को देखते हुए बोला, कैसी दोस्त है तुम्हारी? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ तुम्हें ताने मारने आई है। रूही मुस्कुराते हुए बोली, वो उसका नेचर है, वो शुरू से ही घर की इकलौती लड़की रही है और मैं उसकी आदत जानती हूँ, इसलिए मैं भी उसे नहीं टोकती। इतना बोलकर रूही वीर और अमर के साथ घर आ गई। उधर कनिका सीधे रूही से मिलने के बाद समर्थ के पास पहुंच गई। समर्थ उसे देखकर हंसते हुए बोला, वेलकम मिस कनिका, कैसा लगा आज इतने दिनों बाद अपनी खास दोस्त से मिलकर? वो मुस्कुराते हुए समर्थ को देखकर बोली, उसे देखकर कैसा लगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें देखकर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बात पर समर्थ मुस्कुराकर फिर से बोला, कोई कसर तो नहीं छोड़ी उसे जलील करने में? कनिका समर्थ की तरफ देखकर बोली, मेरे होते हुए तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने साथ लाए हो तुम, मुझ पर भरोसा करना सीखो। समर्थ कनिका को देखकर बोला, मैं जानता हूँ तुम रूही से कितनी नफरत करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें लाया हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें आगे की प्लानिंग समझाता हूँ कि तुम्हें कब, कहाँ और क्या करना है। इतना कहते हुए उसने कनिका को अपने सामने पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा किया और वो कनिका से बात करने लगा। उधर अमर घर पर अकेला था और रूही बेकरी पर गई हुई थी। तभी उसे मिस्टर कौशिक का कॉल आया और अमर ने फोन उठाया तो मिस्टर कौशिक उधर से बोले, अमर, ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन मुझे एक बार फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ गई है।
क्या तुम कल मेरे पास आ सकते हो? अमर कुछ सोचते हुए बोला, जी मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे अपनी वाइफ से बात करनी होगी। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अमर रूही के सामने उसकी बेकरी में खड़ा था। रूही अमर को देखकर हैरानी से बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम अचानक से यहाँ? अमर रूही को देखकर बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे जिसने काम पर रखा है उसने मुझे कल फिर बुलाया है। अमर की बात सुनकर रूही उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अमर ये कैसा काम है तुम्हारा और क्या काम है? अमर रूही को समझाते हुए बोला, देखो रूही, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बस कुछ चीजों का हिसाब किताब लगाता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे उसी के बलबूते पर काम मिला है, इसीलिए मुझे मेरा काम करने दो और इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। उसने जब इतना रूही से कहा तो रूही उसके जाने के लिए मान गई। वो रूही को देखकर थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन रूही मुझे इस बार तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और उसे एहसास हुआ कि अमर को सच में उसकी परवाह है। और फिर वो दोनों घर के लिए निकल गए। सुबह अमर की ट्रेन थी, इसीलिए वो सब आज जल्दी ही सो गए थे। अगले दिन सुबह अमर नासिक के लिए निकल गया और रूही बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बेकरी पहुंच गई। अभी रूही बेकरी पर काम ही कर रही थी कि तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो समर्थ अपने हाथ में कैंडी लिए उसे देखते हुए बोला, ये क्या बात हुई कि मेरी वाइफ ने अपना नया काम शुरू किया और मुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा? रूही उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? समर्थ रूही की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, मैं तो बस कुछ मीठा खाने आया था। वो क्या है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले हमें मीठा खाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारी दुकान में ये कैंडी खाने आ गया। रूही गुस्से से समर्थ को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा शुभ काम मेरी जिंदगी से ही जुड़ा होगा। तुम फिर से मुझे या मेरी फैमिली को कोई ना कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, सच में हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई थी। गजब का दिमाग है तुम्हारे पास, सब कुछ पहले से ही जान जाती हो। लेकिन इस बार तुम्हारे हाथ खट्टे अंगूर लगेंगे और कुछ नहीं। और इतना बोलकर समर्थ वहां से चला गया। समर्थ की बात सुनकर रूही ये तो साफ जान गई थी कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन क्या और किसके साथ ये उसे नहीं पता था। रूही ये सोचकर घबरा रही थी कि अमर के बिना वो सब कुछ अकेले कैसे संभालेगी। समर्थ की धमकी खाली नहीं जाने वाली थी, ये बात भी उसे बहुत अच्छे से पता थी। तो क्या करने वाला था समर्थ, और क्या रूही जान पाएगी कनिका की असलियत? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ। रूही ने तुरंत दुकान बंद की और बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ गई। समर्थ की धमकी से वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने वीर को भी अपने पास रहने को कहा। जब तक अमर नहीं आ जाता तब तक उसके लिए सब कुछ संभालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे पता था कि भगवान उसके साथ है और वो ये सोचकर खुद में हिम्मत बनाए हुए थी। उसकी रात कैसे कटी ये सिर्फ रूही जानती थी। उसने कोरी आंखों से सवेरा देखा था। अगली सुबह जब अमर घर आया तो उसने देखा रूही एक कोने में बिल्कुल गुमसुम सी बैठी है। वो रूही के पास आया और उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रूही अमर को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे जोर से हक करके रोने लगी। अमर रूही को संभालते हुए बोला, क्या हुआ रूही, तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मुझे बताओ। रूही अमर को देखकर रोते हुए बोली, समर्थ ने फिर से मुझे धमकी दी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो पता नहीं क्या करने वाला है, वो कहीं बच्चों या वीर के साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। अमर रूही को देखकर बोला, कुछ नहीं कर सकता है समर्थ, वो एक नंबर का बुज़दिल इंसान है, वो सिर्फ पीठ पीछे वार कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं। और इसके बाद वो रूही के आंसू पोंछते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना,
अब वो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। अमर ने इतना कहा तो रूही एक बार फिर से उसके गले लग गई। यह एहसास अमर को सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। रूही का यूं परेशान होकर उसके पास आना उसे ये बता रहा था कि रूही की जिंदगी में उसके लिए एक अलग जगह बन चुकी है। शाम को जब बच्चे स्कूल से आए तो अमर रूही को देखकर बोला, आज हम सभी मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी का नाम सुनते ही बच्चे अपनी जगह से उछल पड़े और आरव भागता हुआ अमर के पास आया और उसे देखकर बोला, पापा सच में आज हम लोग बाहर जाएंगे? अमर उसे गोद में उठाते हुए बोला, हाँ हम सभी बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। रूही बच्चों को बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रही थी, इसलिए उसने एक बार भी मना नहीं किया और खुद भी तैयार हो गई। दोनों बच्चे, रूही और अमर मूवी के लिए निकल गए थे और वीर अपने दोस्त के साथ मैच देखने गया था। रूही आज बिल्कुल बेफिक्र थी क्योंकि उसके साथ अमर था और आज पहली बार वो अमर के साथ ऐसे बाहर जा रही थी। मूवी शुरू हुई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इंटरवल हुआ और अमर बच्चों को देखकर बोला, चलो हम लोग पॉपकॉर्न लेकर आते हैं। वो तीनों पॉपकॉर्न लेने चले गए, लेकिन रूही अपनी जगह पर बैठी थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे पीछे से उसके कान में कोई कुछ बोल रहा है। उसने पलटकर देखा तो समर्थ उसके पीछे की सीट पर बैठा उससे कुछ बोल रहा था। समर्थ को देखते ही वो चौंक गई। समर्थ उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, रूही बहुत खुश होगी ना आज तुम कि तुम और अमर साथ में घूम रहे हो, लेकिन याद रखना जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना वो तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। जिस तरह तुमने उससे उसका पति छीना, उसका घर छीना, वैसे ही तुमसे भी सब कुछ छिन जाएगा और तुम भी रोड पर आ जाओगी। मेरी बहन तो मर गई, लेकिन तुम जिंदा लाश बनकर रहोगी और देखना ये बहुत जल्दी होगा। जैसे ही समर्थ ने इतना कहा तो रूही बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भागते हुए मूवी हॉल से बाहर आ गई। लेकिन वो जैसे ही बाहर आई तो मानो जैसे समर्थ की सारी कही बातें सच हो गईं। उसके सामने अमर और कनिका खड़े थे। कनिका ने अवनी को गोद में ले रखा था और आरव अमर की गोद में था। उन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक फैमिली है। ये देखकर रूही इतनी ज्यादा घबरा गई कि वो कुछ भी नहीं समझ पाई और सीधे भागते हुए कनिका की गोद से अवनी को छीनते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो कनिका? उसकी इस हरकत पर कनिका और अमर उसे हैरानी से देखने लगे और कनिका उसकी तरफ देखकर बोली, रूही तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे फेस पर इतना पसीना क्यों है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कुछ चोरी हो गया है। जैसे ही कनिका ने इतना कहा तो रूही अपने दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछने लगी और अमर रूही को पानी देते हुए बोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अचानक से तुम भागते हुए क्यों आई? रूही अमर को देखकर बोली, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। अमर रूही को देखकर बोला, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हुआ क्या है? रूही अमर को देखकर बोली, मुझे बस घबराहट हो रही है, तुम प्लीज घर चलो और मुझसे कोई सवाल मत करो। अमर रूही की बात समझ गया और उसके साथ घर के लिए निकल गया। रूही कैब से अमर और बच्चों के साथ घर आ रही थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मूवी थिएटर में समर्थ की कही गई बात अमर को बता सके। तभी उसकी कैब नंदिता के एनजीओ के बाहर से निकली और उसने देखा कि समर्थ एनजीओ के बाहर खड़ा है। उसने ड्राइवर से तुरंत कैब रोकने को कहा, लेकिन जब तक कैब रुकती समर्थ वहां से जा चुका था। ये उसकी आंखों का धोखा था या सच, ये रूही को समझ नहीं आया था। अमर उसे देखकर बोला, क्या हुआ? तुमने कैब रोकने को क्यों कहा? अमर को देखकर रूही बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे समर्थ एनजीओ के बाहर था। अमर समझ गया कि रूही बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो रूही के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रूही समर्थ यहाँ कैसे हो सकता है और वो इस एनजीओ के बाहर क्यों आएगा? इतना बोलकर अमर ने रूही को कैब में फिर से बिठा लिया और वो घर चले गए।
रात को बच्चों के सो जाने के बाद रूही को चैन नहीं पड़ रहा था। वो बार बार करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बार बार समर्थ की कई बातें चलती रही और समर्थ का एनजीओ के बाहर खड़ा होना, ये सोच सोचकर उसे बहुत उलझन होती रही। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर बैठ गई, लेकिन उसने आसपास देखा तो अमर और बच्चे सो चुके थे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो खड़ी होकर खुद से बोली, ये तेरी लड़ाई है रूही, तुझे ही खत्म करनी होगी। तुझे ही इस कहानी के सारे पहलुओं को जानना होगा। और इतना बोलकर उसने कमरे का गेट खोल दिया और वो पैदल ही रोड पर निकल गई। रूही इस वक्त रोड पर ऐसे चल रही थी जैसे एक भूखी शेरनी अपने शिकार के लिए इधर उधर घूम रही हो। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों में गुस्सा है और वो किसी को ढूंढ रही है। कुछ देर बाद रूही नंदिता के एनजीओ के बाहर खड़ी थी। वो आज एक बार फिर से अपना शक और अपना भरोसा परखने आई थी। जब रूही अंदर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर बात करते हुए नंदिता गुस्से में बोली, तुम अगर किसी के हाथ लग गए तो फिर समझ लेना। इतना कहने के बाद नंदिता अगला सेंटेंस बोलती, इसके पहले ही उसकी नजर सामने खड़ी रूही पर पड़ी और वो वहां से भागने ही वाली थी कि रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब नंदिता रूही के कब्जे में थी। रूही गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों भाग रही हैं आप मुझसे इस तरह? क्यों आप मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं? और क्यों नहीं मिलना चाहती हैं आप मुझसे? बताइए, आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। नंदिता रूही की तरफ देखकर अपना घबराया हुआ चेहरा एक हंसी के पीछे छुपाते हुए बोली, मैं तुझे देखकर क्यों भागूंगी? तू तो मेरी बेटी है। मैं बस अचानक से तुझे देखकर घबरा गई थी। रूही उन्हें देखकर बोली, झूठ मत बोलिए। इसके पहले भी जब मैं यहाँ आई थी तो आप मुझे देखकर यहाँ से भाग गई थी और आज भी आप भागने वाली थी। वो तो मैंने सही वक्त पर आपका हाथ पकड़ लिया। नंदिता रूही को फिर से झुठलाते हुए बोली, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। मैं खुद तुमसे मिलने के लिए कई दिनों से सोच रही थी। नंदिता की बात सुनकर रूही उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? और आप तब कहाँ थी जब पूरा शहर अमर के ऊपर आरोप लगा रहा था? अगर आप चाहती तो आप आकर सब कुछ सही कर सकती थी। वो 10 करोड़ वाली बैग की गुत्थी भी आप सुलझा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों माँ, क्यों? मुझे जानना है और अभी जानना है। रूही के सवाल एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे, जिसका नंदिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। तभी नंदिता उसे देखकर बोली, मैं तुझे सब सच बताऊंगी, लेकिन एक बार मेरा हाथ छोड़ो। रूही ने गुस्से से नंदिता का हाथ झटक दिया और वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पीते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे डरा धमकाकर वो पैसे तुम्हें देने के लिए कहा गया था। 2 लोग गन लेकर मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो पैसों से भरा बैग तुम्हें दूं। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना खराब हो जाएगा और अमर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वरना मैं गोली खा लेती। लेकिन मेरी बच्ची, तेरे साथ मैं ऐसा कभी नहीं करती। नंदिता ये कहते हुए रोने लगी और फिर रोते हुए रूही से बोली, तू बिल्कुल सही है तेरी जगह। अगर मैं होती तो मैं भी किसी का भरोसा नहीं करती, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैं वही नंदिता माँ हूँ जिसने तुम्हारे लिए वो हर काम किया जिसके लिए दुनिया तेरे खिलाफ थी। इसलिए बेटा, मुझ पर शक करने से पहले एक बार वो सारी बातें सोच लेना। जैसे ही नंदिता ने इतना कहा तो रूही का दिल पसीज गया और वो खुद से मन ही मन बोली, ये तू क्या कर रही है? समझ की बातों में अंधी हो गई है तू। तू उस पर शक कर रही है जिसने तुझे एक नई जिंदगी दी, तुझे माँ का प्यार दिया। ये सब सोचते हुए रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और नंदिता को देखकर बोली, क्या आप ये बैग वाली बात पुलिस को बता सकती हैं कि आपसे ये काम धमकी से करवाया गया था?
नंदिता रूही को देखकर बोली, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं सबके सामने बोलने को तैयार हूं। रूही मुस्कुराते हुए नंदिता को देखकर बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आप पर शक किया। सचमुच कितनी बुद्धू हूं कि मैं आपको जान नहीं पाई। और इतना बोलने के बाद रूही उनकी तरफ देखकर बोली, माँ कल मैं आपका इंतजार करूंगी, आप प्लीज 10 बजे पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। नंदिता रूही को देखकर झिझकते हुए बोली, रूही आई एम सॉरी, लेकिन कल मैं नहीं आ सकती। कल मुझे एनजीओ के कुछ बच्चों को लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है, वरना उनके ऑपरेशन के लिए मिलने वाला पैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा। और तुम मुझे इतनी सेल्फिश तो नहीं लगती कि अपने काम के लिए उन गरीब और विकलांग बच्चों की जिंदगी से समझौता करो। नंदिता की बात सुनकर रूही सोच में पड़ गई और वो नंदिता को देखकर फिर से बोली, ठीक है माँ, तो आप शाम को आ जाइएगा या फिर परसों, लेकिन प्लीज आप आइएगा जरूर, क्योंकि आपका एक बयान सब कुछ सही कर सकता है। और इतना बोलकर रूही वहां से निकल गई। उसके जाते ही नंदिता गुस्से से चेयर पर बैठते हुए बोली, पुलिस को गवाही दे मेरी जुत्ती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है ये लड़की, एक नंबर की ड्रामेबाज। इसे क्या लगता है मैं इसकी रोने धोने में फंस जाऊंगी? अरे ये क्या जाने, इस खेल की असली मास्टरमाइंड तो मैं हूँ, और जब तक मैं इससे प्रॉपर्टी नहीं ले लेती तब तक मैं इसे और वीर को चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या कभी नंदिता की सच्चाई रूही के सामने आ पाएगी? और क्या जहर घोलेगी कनिका रूही और अमर की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ। नंदिता के पास से रूही वापस अपने घर के लिए निकलती है। वो थोड़ी खुश थी और थोड़ी कंफ्यूज, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समर्थ का एनजीओ के बाहर दिखना उसका भ्रम था या सच्चाई। वो कुछ दूरी पर बढ़ी, तभी उसने देखा अमर भागता हुआ सामने से आ रहा था। उसे देखकर वो समझ गई कि उससे फिर से एक भूल हो गई है। अमर भागते हुए रूही के पास आया और उसे देखकर घबराते हुए बोला, रूही कहाँ गई थी तुम? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें समर्थ ने बुलाया था ना? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अमर के इतने सवाल और इतनी घबराहट देखकर रूही उसे पकड़कर उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ अमर, समर्थ ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद ही किसी से मिलने गई थी। उसकी बात सुनकर अमर उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, लेकिन वही इतनी रात को तुम्हें किससे मिलना था और क्यों? रूही उसे देखकर बोली, मैं नंदिता माँ से मिलने गई थी, तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, और यही सही मौका था उनसे मिलने का, वरना फिर से वो एक बार शायद मुझसे ना मिल पाती। रूही की बात सुनकर अमर को थोड़ा बुरा लगा और वो उसे देखकर बोला, रूही तुम मुझे पराया समझती हो? दुनिया की नजरों में मैं तुम्हारा पति हूँ, और इस तरह तुम रात को अकेली रोड पर घूमोगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अमर की बात सुनकर रूही समझ गई थी कि उसे ये बात अमर को बता देनी चाहिए थी, इसीलिए वो अमर को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें बस परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अमर रूही के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ठीक है अब चलो यहाँ से, और आज के बाद ऐसा कभी मत करना। रूही तुम जानती नहीं हो ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ कैसे भी लोग दिन रात घूमते हैं। इतना बोलकर वो रूही को अपने साथ घर ले आया। अगले दिन रूही बेकरी में थी और उसका काम अब अच्छा खासा चलने लगा था। घर खर्च के लिए पैसे बेकरी से आ जाते थे और बाकी के खर्चों के लिए अमर मिस्टर कौशिक के यहाँ काम करता था। हफ्ते में एक दिन उसका मिस्टर कौशिक के यहाँ जाना तय था। अभी अमर घर पर था तब एक बार फिर से उसे मिस्टर कौशिक का कॉल आया। उन्होंने एक बार फिर अमर को नासिक बुलाया। शाम को वो रूही को बाय बोलकर नासिक के लिए निकल गया। 2 घंटे बाद जब वो ट्रेन से उतरकर मिस्टर कौशिक की फैक्ट्री पहुंचा तो मिस्टर कौशिक उसका इंतजार कर रहे थे। अमर उनके पास बैठ गया। तभी मिस्टर कौशिक उसके हाथ में एक चाबी रखते हुए बोले, बहुत परेशानी होती है ना तुम्हें आने और जाने में, ये लो कार की चाबी।
ये अब से तुम्हारी है। अमर थोड़ा संकोच करते हुए बोला, सॉरी सर, बट अभी मैं ये नहीं रख सकता। वैसे भी लोग मुझ पर न जाने क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं, और ऐसे में नई कार उन सब बातों को सच कर देगी। मिस्टर कौशिक अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं समझता हूँ मिस्टर अमर, इसीलिए मैंने आपको नई कार नहीं दी। ये एक सेकेंड हैंड कार है। अभी थोड़े दिन आप इसे चलाइए, सब कुछ नॉर्मल होते ही मैं आपकी कार के साथ आपकी जिंदगी भी बदल दूंगा। आप भी क्या याद रखेंगे कि आपने किसी के साथ काम किया था। पूरे दिन काम करने के बाद अमर एक बार फिर से सारा हिसाब किताब जोड़कर मिस्टर कौशिक को खुश कर चुका था, और आज वो भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता था ये कार बच्चों और रूही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला सकती है। इसीलिए वो काम करने के बाद जल्दी से कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। रास्ते को एंजॉय करते हुए अमर अपनी पिछले कुछ दिनों की जिंदगी को भूल गया था। वो बस अभी बच्चों और रूही के बारे में सोच रहा था। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली वो अपने शहर आ गया, और वो सबसे पहले रूही की बेकरी के बाहर पहुंचा। रूही, जो कि बेकरी में लोगों को सामान दे रही थी, उसने एक बार भी कार की तरफ नहीं देखा। तभी अमर ने 2-3 बार हॉर्न बजाया, और रूही का ध्यान जैसे ही अमर पर गया तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि अमर का इस तरह से कार में बैठना और स्माइल करके उसकी तरफ देखना, ये रूही के लिए थोड़ा अजीब था। वो भागकर कार के पास आई और अमर को देखते हुए बोली, ये कार किसकी है और तुम्हें कहां से मिली? अमर उसे देखकर हंसते हुए बोला, अब ये समझ लो कि ये कार अपनी है और मुझे मेरे बॉस से मिली है। रूही अमर को देखकर बोली, लेकिन इतने कम समय में वो तुम्हें इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? अमर उसे देखकर बोला, रूही, मैंने कहा ना, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो आम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे आम लोगों से अलग सैलरी और चीजें मिल रही हैं। मेरे बॉस की नजरों में मेरी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और इतना बोलकर वो रूही के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठो और चलो बच्चों के पास चलते हैं। रूही उसे देखकर बोली, मैं बस 2 मिनट में आई। और इतना बोलकर वो भागकर बेकरी के पास गई और उसने बेकरी का शटर डाउन कर दिया, और फिर वो भागकर वापस अमर के साथ उसकी कार में बैठ गई। थोड़ी देर में अमर और रूही अपनी बिल्डिंग के नीचे थे। रूही भागकर ऊपर गई और बच्चों को देखकर बोली, पापा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए, जल्दी चलो मेरे साथ। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो वो दोनों रूही के पीछे पीछे भागकर आ गए, और जैसे ही उन्होंने कार को देखा तो खुशी से उछल पड़े। हालांकि ये वैसी कार नहीं थी जिसमें वो बचपन से बैठते थे, लेकिन फिर भी अभी जिन हालातों में वो दोनों थे, उन हालातों के लिए ये एक बड़ा तोहफा था। वो दोनों खुश होते हुए कार में आकर बैठ गए। तभी वीर भी वहां आ गया और अमर ने वीर से अंदर बैठने का इशारा किया। अमर उन सभी को देखते हुए बोला, अब जब हमारे पास नई कार है तो हमें एक छोटी सी ट्रिप पर तो चलना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन रूही शांत थी क्योंकि उसे अमर की बात समझ नहीं आई थी। तभी अमर रूही की तरफ देखकर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? अब धीरे धीरे सब बदल रहा है, और देखना फिर से एक बार हम लोग एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। रूही अमर की तरफ देखकर बोली, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अमर मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, बस देखती जाओ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हम जहाँ भी जा रहे हैं तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर अमर ने एक सॉन्ग प्ले कर दिया, और वो सॉन्ग था, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अमर का सॉन्ग प्ले करना न जाने क्यों रूही को अंदर से कुछ कह गया था। उसके मन में कोई और ही तान बज पड़ी थी। रूही ने सॉन्ग एंजॉय करते हुए एक बार अमर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो आज से पहले उसके चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी। अभी वो लोग रास्ते में थे, तभी रूही का चेहरा बदलने लगा, क्योंकि वो इस रास्ते को पहचान रही थी। ये रास्ता रूही के लिए आम रास्ता नहीं था। रूही कुछ समझ पाती इसके पहले ही अमर ने कार रोक दी और रूही से उतरने के लिए कहा।
बच्चे और वीर जब बाहर उतर कर आए तो वहां एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। वीर रूही को देखकर बोला, दीदी ये वही गेस्ट हाउस है जहां हम पापा के साथ छुट्टियां मनाने आते थे। रूही वीर की बात सुनकर अमर की तरफ देखने लगी। वीर बच्चों को लेकर आगे आगे उस गेस्ट हाउस के अंदर चला गया, लेकिन रूही अमर को देखकर बोली, तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो ना? अमर रूही को देखकर कार से सामान निकालते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारी उन यादों को ताजा करने आया हूँ जिन्हें तुम शायद फिर से जीना चाहती थी। इतना बोलकर वो सामान लेकर अंदर चला गया। रूही जाते हुए अमर को देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी जिंदगी रातों रात कैसे बदल रही है। भले ही पहले वाला वो आराम नहीं हो, लेकिन दिमाग की शांति और दिल का सुकून और अमर का साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रात को बच्चों के सोने के बाद वीर अपने रूम में था और रूही नीचे स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठी हुई थी। वो याद कर रही थी कि बचपन में वो यहाँ आकर कैसे अपने पापा के साथ खेलती थी। तभी अमर जाकर उसके बगल में बैठ गया और पानी में पैर हिलाते हुए बोला, क्या सोच रही हो? रूही अमर की तरफ देखकर बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो ना, तुम खुद बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अमर आसमान की तरफ देखते हुए रूही से बोला, जहां तक तुम शायद अपने बचपन को मिस कर रही हो। रूही मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। बचपन में पापा के साथ जब यहाँ आती थी तो वो टाइम मेरे लिए बहुत खास होता था। मैं अपने पापा से बहुत कनेक्टेड थी। इतना बोलकर वो इमोशनल हो गई और वो रोने ही वाली थी कि तभी अमर उसे देखकर बोला, रूही मैं नहीं चाहता इस स्विमिंग पूल में अब और पानी भरे। अमर की ये बात सुनकर रूही हंसती। अमर और रूही दो बच्चों की तरह उस पूल के पास बैठे बातें कर रहे थे। सब कुछ छिन जाने के बाद जो एक चीज उभर कर आई थी वो था रूही और अमर का एक दूसरे के लिए एहसास, जो शायद उन्हें पहले की जिंदगी में कभी ना आता। वो दोनों एक दूसरे को कभी ना जान पाते और एक गलत फहमी में ही पूरी जिंदगी काट देते। अगले दिन वो सभी घर आ गए। सुबह के 10 बज रहे थे। रूही बार बार किसी को कॉल कर रही थी। ये देखकर अमर उसे बोला, क्या हुआ, तुम किसे कॉल कर रही हो? रूही अमर को देखकर बोली, नंदिता माँ ने आज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा था और अब वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अमर रूही को देखकर बोला, रूही तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि माँ तुमसे कुछ छुपा रही है और वो खुलकर हमारा साथ नहीं देना चाहती? अमर की बात सुनकर रूही के दिमाग में चल रहे कुछ सवाल फिर से एक बार उभर आए और वो अमर को देखकर कुछ नहीं बोली और अपना पर्स उठाकर बेकरी के लिए निकल गई। बेकरी पहुंचकर रूही चेयर पर चुपचाप बैठी थी। उसे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। फोन में अपनी माँ की फोटो देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो उन्हें देखकर बोली, आज आपकी कमी महसूस हो रही है और ऐसे वक्त में नंदिता माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ माँ, और शायद अमर ना होता तो मैं जिंदा भी ना होती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है और कौन गलत। और नंदिता माँ ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? वो तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होती थी, तो फिर आज वो गवाही देने क्यों नहीं आई? अभी रूही रो रही थी कि तभी उसे फोन पर समर्थ का कॉल आता दिखा। वो अपने आंसू पोंछकर समर्थ का फोन उठाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो? समर्थ उधर से बोला, मैंने कहा था ना मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, और देखो मेरा अच्छा वक्त आते ही मैंने तुम्हें रोने पर मजबूर कर दिया। अभी तो ये शुरुआत है रूही, देखो आगे आगे तुम कितना रोती हो। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। समर्थ की हंसी और उसके ताने रूही के दिल को चीर रहे थे। उसे समर्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और अफसोस हो रहा था उस दिन पर जब उसने समर्थ से शादी की थी। कैसे आएगा नंदिता का सच रूही के सामने, और कैसे निकलेगी रूही समर्थ के चंगुल से? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और